परिचय। इस कहानी की दुनिया विशाल ब्रह्मांड में बसे हुए विभिन्न ग्रहों की है। हर ग्रह पर अलग अलग प्रकार के एलियन रहते हैं, जिनके अपने अनोखे गुण और शक्तियां हैं। इन ग्रहों में एक खास ग्रह है ज़ेलटोस, जहां एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग ग्रहों के एलियन एकजुट होते हैं। हर एलियन के पास अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर ही किया जा सकता है। मुख्य पात्र ज़ोरान। ज़ेलटोस ग्रह का योद्धा ज़ोरान बेहद बलशाली और समझदार है। उसकी ताकत उसकी अद्वितीय लड़ाई की शैली और विशाल हथियार हैं, जो ऊर्जा से चलती हैं। नीला वर्लोन ग्रह की चिकित्सक। नीला अपने ग्रह की सबसे कुशल चिकित्सक है। वो अपने हाथों से किसी भी घायल को ठीक कर सकती है और मनोवैज्ञानिक शक्ति रखती है, जिससे वो लोगों के मन को शांत कर सकती है। ट्रोकस। माल्को ग्रह का इंजीनियर। ट्रोकस के पास उन्नत तकनीकी ज्ञान है। वो हर प्रकार के मशीन और हथियार को तुरंत सुधार सकता है या नया आविष्कार कर सकता है। फ्लोरा। ज़ीरा ग्रह की जीव विज्ञानी। फ्लोरा पौधों और जानवरों के साथ संवाद कर सकती है और प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। उसके पास पृथ्वी और पानी से जुड़े अनोखे जादू हैं। सिरकस। एरोस ग्रह का तेज गति से उड़ने वाला एलियन। सिरकस के पास प्रकाश से भी तेज उड़ने की शक्ति है। वो अपने तेज गति से दुश्मनों को भ्रमित कर सकता है और उनका ध्यान भटकाकर हमला कर सकता है। कहानी का सार। कहानी की शुरुआत एक खतरनाक भविष्यवाणी से होती है। भविष्यवक्ता कहते हैं कि ब्लैक होल वॉरियर नाम का एक एलियन पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए आ रहा है। ज़ेलटोस ग्रह सबसे पहले इस हमले का निशाना बनेगा। ज़ोरान को इस भविष्यवाणी के बारे में जानकारी मिलती है और वो दूसरे ग्रहों के योद्धाओं को मदद के लिए बुलाने का फैसला करता है। वो पहले नीला से मिलता है, जो घायलों को ठीक करने की कला जानती है। फिर ट्रोकस से, जो उन्नत हथियार और यंत्र बना सकता है। फ्लोरा उनके साथ जुड़ती है ताकि प्रकृति की शक्तियों का सही उपयोग किया जा सके। सिरकस अपने तेज गति से समूह की ताकत बढ़ाता है। ये सभी एलियन एक दूसरे के साथ मिलकर ब्लैक होल वॉरियर के खतरे का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। क्लाइमैक्स। ब्लैक होल वॉरियर अपने शक्तिशाली ग्रेविटी हथियार के साथ हमला करता है, जिससे ज़ेलटोस के पास कोई चारा नहीं बचता। पर ज़ोरान और उसकी टीम की संयुक्त शक्ति इस ग्रह को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। अंततः एलियंस की यह टीम न केवल ब्लैक होल वॉरियर को हरा देती है, बल्कि यह सिखाती है कि चाहे जितना भी बड़ा खतरा हो, अगर मिलकर काम किया जाए तो हर चुनौती को हराया जा सकता है। इस जीत के बाद सभी एलियन एक नई आकाशीय परिषद बनाते हैं, जो ब्रह्मांड की शांति बनाए रखने का काम करेगी। सीक्वल का संकेत। अंत में एक और भविष्यवाणी सामने आती है। खतरा अभी टला नहीं है, असली युद्ध अब शुरू होगा। ये कहानी विज्ञान, दोस्ती और टीम वर्क पर आधारित है, जहां हर एलियन के अनोखे गुण उसे दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर जीतने की प्रेरणा देते हैं। अध्याय 1। ग्रहों की बुलाहट। कहानी की शुरुआत होती है ज़ेलटोस ग्रह पर एक बड़े महासभा से, जहां ज़ोरान एक नेता के रूप में अपनी प्रजा को संबोधित करता है। ग्रह पर अचानक से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जाती है। ग्रह के वैज्ञानिक और ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि ब्लैक होल वॉरियर, जो ऊर्जा को निगलने और ब्रह्मांड को तबाह करने की ताकत रखता है, जल्दी ज़ेलटोस पर हमला करेगा। ज़ोरान को महसूस होता है कि वह अकेले इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह अंतरिक्ष में फैलकर अन्य ग्रहों के शक्तिशाली एलियनों की मदद मांगने का निर्णय लेता है। अध्याय 2। नीला की शांति। पहली यात्रा वर्लोन ग्रह पर होती है, जहां ज़ोरान की मुलाकात नीला से होती है। नीला एक शक्तिशाली चिकित्सक होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता भी है। वो मन की शांति और शरीर की मरम्मत की शक्ति रखती है। ज़ोरान उसे ब्लैक होल वॉरियर के खतरे के बारे में बताता है और उसकी मदद मांगता है। नीला जानती है कि सिर्फ बाहरी ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसलिए वह मानसिक संतुलन और एकता की आवश्यकता पर जोर देती है। वह ज़ोरान की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अध्याय 3। ट्रोकस का आविष्कार। अब ज़ोरान और नीला जाते हैं माल्को ग्रह पर, जहां वे मिलते हैं ट्रोकस से, जो एक तकनीकी गुरु है। माल्को ग्रह अपने उन्नत हथियारों और यंत्रों के लिए जाना जाता है। ट्रोकस ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए हैं और उसकी तकनीकी युद्ध में अत्यंत सहायक साबित हो सकती हैं। हालांकि ट्रोकस एक अकेला एलियन है, जो दूसरों पर भरोसा नहीं करता। ज़ोरान उसे यकीन दिलाता है कि मिलकर लड़ने से ही वे जीत सकते हैं। ट्रोकस अंततः तैयार हो जाता है, लेकिन वह अपने शर्तों पर काम करेगा। अध्याय 4। प्रकृति की देवी फ्लोरा। अगला गंतव्य है ज़ीरा ग्रह, जहां फ्लोरा रहती है, जो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। ज़ीरा ग्रह पर जीवन प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है और यह ग्रह पूरी तरह से हरियाली से ढका हुआ है। फ्लोरा अपने ग्रह की जानवरों और पौधों के साथ एक गहरा जुड़ाव रखती है। वह जानती है कि ज़ोरान और उसकी टीम को युद्ध में सिर्फ तकनीकी मदद नहीं चाहिए, बल्कि प्रकृति की शक्ति भी साथ चाहिए।
फ्लोरा इस टीम का हिस्सा बनती है और वो अपने अनोखे जीव जंतु और पौधों से मदद लेने का वादा करती है। अध्याय 5 तेजी का राजकुमार सिरकस। अब टीम पहुंचती है एरोस ग्रह, जहां सिरकस रहता है। सिरकस के पास ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से उड़ने की क्षमता है। वो अपनी गति से दुश्मन को भ्रमित और पराजित करने में माहिर है। हालांकि सिरकस स्वतंत्रता पसंद करता है और किसी टीम का हिस्सा बनने से कतराता है। लेकिन जब जोरान उसे ब्लैक होल वारिया के खतरे के बारे में बताता है तो सिरकस समझता है कि यह उसकी लड़ाई भी है। वो टीम में शामिल होता है, ये वादा करते हुए कि वो अपनी गति से निर्णायक भूमिका निभाएगा। अध्याय 6 ब्लैक होल का हमला। ज़ेल्टोस पर खतरे के बादल गिरने लगते हैं। ब्लैक होल वारिया एक विशाल अंधेरे से भरा हुआ एलियन है जो जहाँ से भी गुजरता है उस जगह की ऊर्जा को निगल लेता है। उसकी ताकत सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसकी रणनीति में भी है। वह अकेले ही पूरे ग्रह को तबाह करने की काबिलियत रखता है। टीम के सभी एलियन उसे रोकने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करते हैं। ट्रोकस अपने यंत्रों से एक रक्षा प्रणाली तैयार करता है। फ्लोरा ग्रह की प्रकृति को जीवंत करती है और नीला मानसिक शांति बनाए रखने का काम करती है ताकि जोरान और सिरकस पूरी ताकत से लड़ सकें। अध्याय 7 अंतिम युद्ध में ब्लैक होल वारिया अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है। उसकी ग्रेविटी तरंगों से ज़ेल्टोस का वातावरण बिगड़ने लगता है और सारे एलियन अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सिरकस की तेज गति से वारिया को भ्रमित किया जाता है। ट्रोकस के यंत्रों से ब्लैक होल की ऊर्जा को बांधने की कोशिश की जाती है और फ्लोरा अपनी जादुई वनस्पतियों से उसे रोकती है। अध्याय 8 एक नई शुरुआत। ब्लैक होल वारिया के खात्मे के बाद सभी एलियन अपनी अपनी दुनिया में वापस लौटते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक नई परिषद बनती है जिसका नाम ब्रह्मांडीय शांति परिषद रखा जाता है। इस परिषद का काम ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बनाए रखना होगा। अंतिम संकेत। कहानी के अंत में एक और अज्ञात शक्ति का इशारा मिलता है जो अब ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से से आ रही है। ये संकेत देता है कि जोरान और उसकी टीम की अगली चुनौती और भी भयानक होगी। ये कहानी एक पूरी श्रृंखला के रूप में विकसित हो सकती है जहां हर एलियन की विशेषता और उनके ग्रह की अनूठी संस्कृति को और अधिक विस्तार से दिखाया जा सकता है। अध्याय 9 नई ताकतों का उदय। जब टीम ब्लैक होल वारिया को हराने के बाद ब्रह्मांडीय शांति का आनंद ले रही होती है तब अचानक ब्रह्मांड के एक छिपे हुए हिस्से से एक और रहस्यमय ऊर्जा उभरती है। इस ऊर्जा को शैडो लॉर्ड नामक एक खतरनाक और चालाक एलियन नियंत्रित कर रहा है। वो अपनी छाया जैसी शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। शैडो लॉर्ड की शक्ति ब्लैक होल वारिया से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वह अंधकार से बनता है और प्रकाश को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। उसकी योजना ब्रह्मांड के सूर्यों को निगलकर उसे अंधकार में डुबो देना है। शैडो लॉर्ड का खतरा अब जोरान और उसकी टीम के सामने एक नई चुनौती लेकर आता है। उनकी जीत के बावजूद ब्रह्मांड में शांति बनाए रखना अब और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये दुश्मन छिपकर हमला करता है और उसके सामने किसी भी तरह की रक्षात्मक प्रणाली काम नहीं करती। अध्याय 10 एलियनों की खोज। टीम को एहसास होता है कि शैडो लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। जोरान और टीम फिर से ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं जहां उन्हें और अनोखे एलियन मिलते हैं। सोलारिस यह एलियन सोलिस ग्रह का राजा है जो कि एक सूर्य की तरह प्रज्वलित है। उसकी शक्ति सूर्य के प्रकाश और गर्मी से आती है जिससे वह अंधकार को मिटाने में मदद कर सकता है। वह अपने तेज प्रकाश की किरणों जैसे हथियारों से दुश्मनों को जला सकता है। ऑर्बिटा यह एलियन न्यूट्रोस ग्रह की निवासी है जो ग्रहों और उपग्रहों को नियंत्रित कर सकती है। वह अपनी शक्ति से ग्रहों की कक्षाओं को बदल सकती है और गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करके शैडो लॉर्ड के खिलाफ एक नई रणनीति बना सकती है। वायरा इवोल्ट ग्रह का योद्धा जिसके पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता है। वो समय को धीमा या तेज कर सकता है जिससे युद्ध में उसे रणनीतिक बढ़त मिलती है, लेकिन उसकी शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि समय के साथ छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है। अध्याय 11 शैडो लॉर्ड की चाल। शैडो लॉर्ड की ताकत केवल उसकी छाया में ही नहीं बल्कि उसकी चालाकी में भी है। वह जानता है कि जोरान और उसकी टीम ब्रह्मांड के शक्तिशाली एलियनों की तलाश कर रही है, इसलिए वह एक एक करके उनकी कमजोरी का पता लगाता है। वह पहले सोलारिस पर हमला करता है और उसके सूर्यों को अंधकार में डुबोने की कोशिश करता है। सोलारिस का ग्रह ध्वस्त होने की कगार पर है और जोरान और उसकी टीम समय रहते उसे बचाने के लिए वहां पहुंचती है। इस बीच शैडो लॉर्ड की सेनाएं विभिन्न ग्रहों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। उसकी सेना में छाया से बने अजेय योद्धा होते हैं जिन्हें सामान्य हथियारों से हराना नामुमकिन है। अध्याय 12 सामरिक योजना। शैडो लॉर्ड को हराने के लिए टीम एक नई योजना बनाती है।
ऑर्बिटा की गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित करने की क्षमता और वायरा की समय को नियंत्रित करने की शक्ति का सही इस्तेमाल करके वे एक जाल बनाते हैं। ये जाल शैडो लॉर्ड को उसकी खुद की छाया में कैद कर देगा, जिससे वह अपनी ताकत खो देगा। टीम सोलारिस की अगुवाई में एक बड़ा अंतिम युद्ध लड़ने की तैयारी करती है। उनके पास अब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली एलियनों का साथ है, लेकिन शैडो लॉर्ड को हराना इतना आसान नहीं है। उसकी छाया की ताकतें तेजी से फैल रही हैं और वो ब्रह्मांड के हर कोने में अंधकार फैलाने के कगार पर है। अध्याय 13 अंधकार में आखिरी लड़ाई। अंतिम युद्ध में टीम शैडो लॉर्ड के मुख्य किले डार्क नेबुला तक पहुंचती है। ये किला अंधकार से भरा हुआ है और हर तरफ छाया के खतरनाक योद्धा पहरा दे रहे हैं। टीम को एकजुट होकर अपनी रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। सोलारिस और फ्लोरा मिलकर अंधकार को मिटाने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा और प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्बिटा गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करके शैडो लॉर्ड की सेनाओं को कमजोर करती है, जबकि सिरकस अपनी तेज गति से दुश्मनों का ध्यान भटकाता है। नीला अपनी मानसिक शक्तियों से टीम को संबल और शांति देती रहती है, ताकि वे डर और थकावट से न हारें। वायरा समय की शक्ति का सही इस्तेमाल करता है, शैडो लॉर्ड के हमलों को धीमा करके टीम को निर्णायक हमले का मौका देता है। अध्याय 14 निर्णायक क्षण। शैडो लॉर्ड का आखिरी हमला बेहद शक्तिशाली होता है। वो खुद को और अंधकार में बदलकर पूरी टीम को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन जोरान अपनी पूरी ताकत से अंतिम वार करता है, जिससे शैडो लॉर्ड की छाया टूटने लगती है। सोलारिस अपनी प्रकाश की अंतिम किरण से उसे नष्ट करता है। अध्याय 15 ब्रह्मांड की पुनर्रचना। शैडो लॉर्ड की हार के बाद ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश लौट आता है। जोरान, नीला, ट्रोकस, फ्लोरा, सिरकस, सोलारिस, ऑर्बिटा और वायरा मिलकर एक नई व्यवस्था बनाते हैं। वे मिलकर ब्रह्मांड को शांति और संतुलन में रखने की कसम खाते हैं। लेकिन एक और संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड के बाहरी हिस्सों में एक और अज्ञात खतरा जन्म ले रहा है। यह विस्तार कहानी को और भी रोमांचक बनाता है, जिसमें शैडो लॉर्ड की एक नई चुनौती और ब्रह्मांड के नए अनोखे एलियनों की खोज की जाती है।